नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि आज आप कमोडिटी मार्केट में कहां पर मुनाफा कमा सकते हैं। कमोडिटी बाजार से जुड़ी हुई बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं, उसका कितना बड़ा इंपैक्ट होगा मार्केट के ऊपर, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। खबर यह है कि फेड के फैसले के बावजूद सोने चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी आ गई है। एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव करीब 200 रुपए ऊपर है, चांदी में करीब 500 रुपए की मजबूती है। आमतौर पर जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो गोल्ड की कीमतें कम होती हैं, लेकिन इस बार बाजार का ये समीकरण टूटता हुआ दिख रहा है और फेड के ब्याज दरें बढ़ाने के फैसले के बावजूद आज तेजी का माहौल एमसीएक्स पर गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में बना हुआ है। तो इस वक्त की ताज़ा और बड़ी खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और चूंकि फेड ने ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी कर दी है, 2017 में अब तक 3 बार दरें बढ़ाई गई हैं। आइए सुनते हैं कि फेड के ब्याज दरें बढ़ाने के बाद फेड चेयरमैन जेनेट येलन ने क्या कहा है। Today, the Federal Open Market Committee decided to raise the target range for the federal funds rate by 1/4 percentage point, bringing it to 1.25 to 1.5%. Was 8 years ago. We've created 17 million jobs. We've got a good, strong labor market and a very low unemployment rate. Tax changes that are likely to be enacted would tend to provide some modest lift to GDP growth in the coming years. And you see that in part, that's one of the reasons, I think, for the uptick you see in estimated growth and decline in the unemployment rate. तो आपने सुना कि यहाँ पर ब्याज दरें क्यों बढ़ाई गई हैं, आगे के हालात क्या होंगे, इस पर लगातार यहाँ पर बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि जो ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं 2017 में अब तक 3 बार, और ये कहा गया है फेड की तरफ से कि आगे जॉब मार्केट में मजबूती की उम्मीद बनी हुई है। महंगाई का अनुमान 1.6% से बढ़ाकर 1.7% किया गया है। अगले 3 साल इकोनॉमी की रफ्तार मजबूत रहेगी, ये बात फेड ने कही है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका के आर्थिक हालात बेहतर हो रहे हैं। हमारे साथ बीरेन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ अहमदाबाद से। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अरविंद प्रसाद है, कोटक कमोडिटी के मुंबई से, और साथ ही वंदना भारती हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बीरेन वकील, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि क्या लगता है आपको, आमतौर पर जब दरें बढ़ती हैं तो गोल्ड गिरता है, आज गोल्ड बढ़ गया? ये फुली डिस्काउंटेड था, कल भी शायद ये बात हुई थी। और दूसरा ये है कि जो फॉरवर्ड गाइडेंस है वो लिटिल बिट डॉविश नहीं है, बट स्किटिश है। मतलब जो कल का सीपीआई नंबर कमजोर रहा अपेक्षा से, तो फेड का मानना ये है कि इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अभी जो मिस येलन ने कहा ना, वो ओवर प्ले है, वो ट्रूथ नहीं है। बेसिकली इन्फ्लेशन काफी कमजोर है। मैं मानता हूँ कि शायद 3 बार नहीं 2 बार भी नहीं बढ़ पाएगा रेट। तो आपको लगता है कि अभी और बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है? ऐसे में गोल्ड प्राइस के ऊपर क्या आउटलुक है आपका बीरेन वकील? गोल्ड का प्राइस आपको कहां पर दिख रहा है अभी? गोल्ड में मानता हूं कि 1200 के आसपास बॉटम आउट हो जाना चाहिए, 1200-1220 के बीच में, और फर्स्ट क्वार्टर में अगेन 1300 के ऊपर ट्रेड होगा। ठीक है, चलिए शुक्रिया बीरेन वकील आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात इसके ऊपर रखने के लिए। लेकिन अरविंद प्रसाद, आपका ताजा आउटलुक क्या होगा? गोल्ड और सिल्वर में अच्छी तेजी है, 200 रुपए से ज्यादा की तेजी के साथ गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। क्या आपको लगता है कि इंट्राडे ट्रेडर को इस तेजी का फायदा बाई करके उठाना चाहिए? देखिए, जिस हिसाब से कल रात को न्यूज आया, मेरे ख्याल से इट वाज काफी एक्सपेक्टेड था। उसके चलते हुए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बावजूद भी गोल्ड सिल्वर में थोड़ा बहुत स्पॉट आया है। आई थिंक मेरे ख्याल से जो थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिल रहा है, हो सकता है शायद अगले 1-2 दिन के लिए वो जारी रहे। और कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइड पर रहेंगे। लेकिन ब्रॉड पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो गोल्ड में खास कुछ करके जो बुलिश ट्रेंड अभी तक जमा नहीं है। जैसे हमने अब देखा 1238-39 का लो मार करके अभी 1250-55 तक चल रहा है। हमको लगता है हो सकता है कि शायद और एक $8-10 पुल बैक आने का उम्मीद कर सकते हैं। तो इंडियन मार्केट में जैसे आपने अभी देखा, करीबन 150 से 200 रुपए का ओपनिंग में ही काफी हद तक ऊपर खुला है मार्केट। और अगर मोमेंटम को देखते हुए मेरे ख्याल से आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, अगले 1-2 दिन ट्रेडिंग सेशन के लिए थोड़ा बहुत बाइंग किया जा सकता है। लेकिन करंट भाव पे बाई ना करके थोड़ा डिप में बाय करेंगे। जैसे मान लीजिए 28,300 के आसपास अगर फरवरी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तभी बाई करें, और 28,550 का टारगेट रखेंगे। स्टॉप लॉस जो है 28,140 के नीचे स्ट्रिक्टली मेंटेन करके बाई करेंगे इंट्राडे के लिए। ओके, वंदना भारती, आपका आउटलुक क्या होगा गोल्ड के ऊपर? आपको अब क्या लगता है गोल्ड का प्राइस यहां पर?
मृत्युंजय, ये तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड था मार्केट में कि एक बार तो इंटरेस्ट रेट बढ़ना है ईयर एंड से पहले, और वो हुआ। उसका पहले ही हम लोगों ने देखा कि गोल्ड और सिल्वर प्राइस पे डिस्काउंट हो चुका था, करीब 28,100 के करीब प्राइसेस आ चुके थे। और एक ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, चाहे आप गोल्ड की बात करें या सिल्वर की। मुझे लग रहा है मैं यहाँ पे अरविंद से एग्री करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे अपसाइड नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि 29,500 सुपर सस्टेन करना गोल्ड के लिए फिलहाल मुश्किल है। और अगर इंट्राडे या 3-4 ट्रेडिंग सेशन की बात अगर की जाए तो मुझे लग रहा है, क्योंकि जो फेड का टोन था वो डॉविश था, उन्होंने बहुत कोई एग्रेसिव यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं दिया, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में भी हम लोगों ने फॉल आते हुए देखा मॉर्निंग में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि गोल्ड में बाय करके चलना चाहिए। धीरे धीरे यहाँ पे बाइंग आएगी। यहाँ पे 28,400 पे भी बाय करते हैं तो 28,600 650 का लेवल आएगा। साथ में ध्यान रखना होगा अपनी करेंसी को यहाँ पे मृत्युंजय, जो कि हाईली यहाँ पे अप्रिशिएट हो रही है। ठीक है। और गुजरात रिजल्ट के बाद अगर थोड़ा सा अगर फेवर में आता है तो वहाँ पे करेंसी और अप्रिशिएट होगी, और जो अपसाइड है वो यहाँ पे लिमिटेड होएगा। तो मुझे लग रहा है कि अल्टीमेटली 29,000 तक का जो लेवल है वो हम यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं। ठीक है। आपका व्यू अरविंद, सिल्वर के ऊपर क्या होगा? क्योंकि आज गोल्ड के साथ साथ चांदी में भी अच्छी तेजी हम देख पा रहे हैं। 500 रुपए से ज्यादा की मजबूती है एमसीएक्स पर। चांदी में 37,450 के ऊपर है आज के कारोबार के लिए, और यहां से आपको मार्केट कितना ऊपर जाता हुआ दिख रहा है? देखिए करीबन 1.5% जब ओपनिंग आवर्स में अगर देखने को मिल जाता है तो मेरे ख्याल से बाकी ट्रेडिंग सेशन के लिए दिन भर का जो है वॉल्यूम थोड़ा थिन हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी 400-500 रुपए का गैप देखने को मिल चुका है। अगर किसी को वापस उसमें ट्रेड करना होगा तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत डिक्लाइन पे ही कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी 37,500 के आसपास चल रहा है तो करंट लेवल पे तो बाई ना करें, क्योंकि मोमेंटम शायद वो कंटिन्यू हो, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग आता है इंट्राडे में या करेक्शन आएगा तभी जाकर के बाई करें। जैसे टेक्निकल चार्ट्स अगर देखते हैं तो 37,250 37,200 के आसपास वापस करेक्शन मिलता है तभी जाकर के बाय करेंगे। उसके हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है प्रॉपर्ली बैठेगा, और टारगेट जो है हमको लगता है कि 37,750 37,800 का इंट्राडे का टारगेट दे सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो है 36,900 के नीचे मेंटेन करेंगे। सो कुल मिला के जैसे हमने बताया गोल्ड सिल्वर दोनों को बाई करना है, लेकिन बाइंग करने से पहले थोड़ा बहुत करेक्शन का उम्मीद करना चाहिए। जैसे अभी यूरोपियन सेशन खुलेगा 1-1.5 घंटे के बाद, तो मेरे ख्याल से एक छोटा सा करेक्शन अगर मिलता है तभी जाकर के बाई करेंगे। और टेक्निकल चार्ट जो है सिल्वर का थोड़ा सा अभी बेटर शेप ले रहा है, तो मेरे ख्याल से सिल्वर में बेटर बाइंग हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब कच्चे तेल की। और क्रूड कीमतों में रिकवरी है। ब्रेंट क्रूड का भाव $63 प्रति बैरल के करीब है। WTI क्रूड का भाव $57 प्रति बैरल के करीब है। करीब 0.5% की मजबूती है। गिरावट पर बाइंग से कीमतों में यह तेजी का रुख बना है। और चूंकि अमेरिकी ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट भी आई है जिसमें यह कहा गया है कि पिछले हफ्ते अमेरिका में कच्चे तेल का स्टॉक करीब 51 लाख बैरल घटा है। उसका इंपैक्ट भी हम प्राइस के ऊपर देख पा रहे हैं, लेकिन एमसीएक्स पर भाव दबाव में है। वंदना, करना क्या चाहिए एमसीएक्स क्रूड में? मुझे लग रहा है यहाँ पे कि थोड़ी सी रिकवरी आएगी प्राइसेस में, और डेटा अगर थोड़े से पॉजिटिव आते हैं आजकल तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा 3700 तक के लेवल के लिए यहाँ पे बाइंग करके चला जा सकता है। तो मैं यहाँ बाइंग साइड में प्रेफर करना चाहूँगी, और मुझे लग रहा है कि एक बार 3660 का लेवल आता है वहाँ पे बाई करना चाहिए। 3710 का यहाँ पे टारगेट रखना चाहिए, और 3640 का यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट करके चलना चाहिए। और इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव पुल बैक जो है वो देखने को मिल सकता है। ओके अरविंद, आपका व्यू क्रूड को लेकर के और नेचुरल गैस को लेकर क्या है? बिल्कुल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ट्रेड करना हो क्रूड में, नेचुरल गैस में, तो क्या करना चाहिए? देखिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ। जिस हिसाब से हमने अभी बताया कि क्रूड का स्टॉक्स घटा है, लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि यूएस का प्रोडक्शन जो है रिकॉर्ड हाई पे है, और कल के दिन में 1% क्रूड ऑयल नीचे आने का वजह मेरे को सिर्फ वही लगता है कि प्रोडक्शन नंबर बढ़ने की वजह से शायद क्रूड ऑयल में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। लेकिन आज के अर्ली एशियन सेशन में वापस क्रूड ऑयल जो है 0.5% ऊपर आ चुका है, और मेरे ख्याल से यूएस इक्विटीज इतना ऊपर आने के बावजूद भी क्रूड में खास कुछ पॉजिटिव नजर देखने को नहीं मिल रहा है। और चार्ट स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत अभी शायद साइडवेज टू बेरिश टोन इंडिकेट कर रहे हैं मुझे। जैसे अभी हमने देखा 3640 के आसपास चल रहा है। हो सकता है कि जब तक ये 3720 3740 के ऊपर नहीं जाता है, जैसे वंदना ने जिसने भी टारगेट दिया 3710 का, तो मुझे लगता है कि जब तक ये 3720 के ऊपर नहीं जाता है शायद काफी हद तक बाइंग भी ना आए, लेकिन नीचे भी देखना होगा कि 3600 तक का भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। तो कुल मिला के क्रूड जो है 3600 से लेकर के 3700 के बीच में रहेगा। तो ये 100 रुपए का रेंज के अंदर
अगर हम नीचे लेवल मिलता है तो बाई करें, या ऊपर के लेवल पे सेल करके 3740 के ऊपर स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। उसके अलावा नेचुरल गैस का अगर बात करें तो मेरे ख्याल से क्लियर ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड पिछले 8-10 दिन से कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है, और मोमेंटम को देखते हुए हमको लगता है इंडियन मार्केट में जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है करीबन 170 तक का भी आने का उम्मीद कर सकते हैं। तो यहाँ से और एक 4-5 रुपया नीचे आने का उम्मीद कर सकते हैं। तो सेल ऑन राइज करना एक बेटर स्ट्रैटेजी हो सकता है नेचुरल गैस में। ओके जी। वंदना, मेटल मार्केट में आज के लिए आपकी टॉपिक क्या है, वहां पर किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगी? मुझे यहाँ पे लग रहा है मृत्युंजय, अल्टीमेटली थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड आना चाहिए, और ज़्यादा बहुत शार्प मूव मुझे नहीं एक्सपेक्टेड है, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे कि निकल जैसी कमोडिटी है वहाँ पे आप 725 से लेके 730 का आज से कल के ट्रेडिंग सेशन में लग रहा है कि एक अपसाइड आना चाहिए यहाँ पे। अगर बात जिंक की जाए तो जिंक में भी मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे यहाँ पे 206 तक का जो लेवल है वो आना चाहिए। तो अभी बिल्कुल कंसोलिडेशन जोन में, लेकिन अपसाइड बायस के साथ यहाँ पे ट्रेड हो सकता है, तो मुझे लग रहा है कि बाइंग साइड में रहना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो आपको लगता है कि बाय करना चाहिए। आपकी टॉपिक क्या होगी अरविंद मेटल में आज के लिए? देखिए, जैसे कंसोलिडेशन का बात हुआ, मेरे ख्याल से मैं उसमें भी सहमत रहूंगा, क्योंकि पिछले 5-7 ट्रेडिंग सेशन में जो है प्राइस बैंड जो है थोड़ा काफी हद तक कम हो गया है। इनफैक्ट कुछ खास मेजर वॉल्यूम भी देखने को नहीं मिल रहा है ग्लोबल मार्केट में। तो मार्केट जब ये साइडवेज ट्रेंड रहता है तो नीचे बाई कर सकते हैं, ऊपर सेल भी कर सकते हैं। लेकिन 5 बेस मेटल्स का अगर बात करें तो एल्यूमिनियम फंडामेंटल्स को देखते हुए या चार्ट स्ट्रक्चर को देखते हुए मुझे सिर्फ इसमें लगता है कि शायद इसमें काफी हद तक बेरिशनेस अभी भी दबाव रहना चाहिए, और मैं इसमें सेल करना पसंद करूंगा। तो मेरा व्यू रहेगा 130 के आसपास अगर एल्यूमिनियम दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तभी जाकर के सेल करेंगे, और 127-126 का टारगेट रखेंगे। स्टॉप लॉस जो 132 के ऊपर मेंटेन करेंगे। बाकी बेस मेटल्स मुझे लगता है थोड़ा बहुत जैसे अभी साइडवेज ट्रेंड पे ट्रेड होने का उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। लेकिन अरविंद, अब आपका व्यू करेंसी मार्केट के ऊपर क्या होगा, क्योंकि फेड के फैसले के बाद डॉलर में हलचल दिखी थी, अब आपको डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल क्या दिख रही है? देखिए, फेड के बावजूद डॉलर में काफी कुछ गेन देखने को नहीं मिला। डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा बहुत नीचे है, और उसका इफेक्ट भी आज सुबह एशियन मार्केट में देखने को मिला। इसके चलते हुए रुपी भी थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्गर नोट पे है आज के ट्रेडिंग सेशन में। मेरे हिसाब से स्पॉट अभी 64.25 64.26 के आसपास चल रहा है। ब्रॉड स्ट्रक्चर अगर देखें तो रुपी काफी हफ्तों से स्ट्रॉन्गर साइड पे चलते हुए आ रहा है। तो मुझे लगता है 64.10 या 64 तक भी आने का उम्मीद कर सकते हैं। तो बेसिकली रुपी मेरे हिसाब से रुपीस अप्रिसिएशन टोन पे रहने का उम्मीद कर सकते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। और एग्री मार्केट में शुरुआत करते हैं चने से, क्योंकि चने की कीमतों में लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ है और आज भी बाजार दबाव में है। हालांकि गिरावट की रफ्तार थोड़ी कम है, लेकिन मार्केट अभी भी दबाव में ही ट्रेड कर रहा है। वंदना भारती, क्या आउटलुक है आपका ताजा चने के ऊपर? मुझे लग रहा है कि मृत्युंजय इसमें सेलिंग साइड में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे शार्प फॉल आ चुका है मार्केट में, और स्पॉट मार्केट जो है कोई बहुत ज़्यादा बुलिश इंडिकेशन नहीं दे रहा। लेकिन एक मुझे लग रहा है कि अगर 4050 के लेवल से ऊपर अगर ट्रेड होती है कमोडिटी, तो रैदर इसमें मैं छोटे टारगेट के लिए बाइंग करना पसंद करूँगी। मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस 4150 4200 तक आ सकते हैं, कह सकते हैं कि एक की लोअर लेवल बाइंग देखी जा सकती है। और लोअर साइड में सेल साइड इसलिए नहीं सजेशन देना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शार्प फॉल आ गया है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा नहीं। ओके, ठीक है, तो 5 रुपए नीचे अभी ट्रेड हो रहा है 4007 के स्तर पर। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि आप कमोडिटी मार्केट में कहां पर मुनाफा कमा सकते हैं। हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट यहां पर बने हुए हैं आपको बताने के लिए। वंदना भारती, आपका व्यू एग्री मार्केट में ग्वार के ऊपर क्या होगा? अच्छा, ये तो भी ऐड आ रहा है। वंदना, ग्वार को लेकर के क्या व्यू है आपका? ग्वार में आप किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगी? मृत्युंजय, मुझे ग्वार में लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन ही आना चाहिए, और बहुत बड़ा ट्रिगर कोई मार्केट में नहीं है अपसाइड के लिए। और मुझे लग रहा है कि 20 से 30 रुपए यहाँ पे प्राइसेस जो है नीचे की तरफ ट्रेड हो सकते हैं, और क्रूड में कोई बड़ी तेजी आई तब मुझे लगता है कि यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, अरविंद, आपकी टॉपिक आज एग्री मार्केट में क्या होगी? चने में, ग्वार में, यहाँ पर किस तरह का ट्रेड आपके हिसाब से करना बेहतर रहेगा?
कुल मिला के हमने चना और गुआर के बारे में बात किया है। मेरे ख्याल से जैसे अभी हमने बात की कि चना काफी हद तक गिर चुका है, शायद वो ऑलमोस्ट बॉटमिंग आउट के आसपास आ चुका है चना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना होगा कि शायद टेक्निकल सपोर्ट अगर देखें तो 3960 के आसपास देखने को मिल रहा है। जैसे अभी 4000 के ऊपर चल रहा है तो 40-50 रुपया और भी नीचे आने का उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि करंट ट्रेंड जो है बेरिश है। स्पॉट मार्केट में उतना कुछ बाइंग इंटरेस्ट है ही नहीं, तो उसके चलते हुए बेरिशनेस रहेगा। उसके अलावा गुआर का बात करेंगे, जैसे अभी उन्होंने बताया, तो मेरे ख्याल से बेरिश ट्रेंड अभी भी है, उसमें कुछ खास दम है नहीं कि पॉजिटिव हो, लेकिन मेरे ख्याल से एक 50-60 रुपए नीचे आ सकते हैं। उसके अलावा गुआर गम में भी ज्यादा बेरिश होने का उम्मीद कर सकते हैं, 200-250 रुपए नीचे करेक्ट होने का डाउन साइड जो है देखने का उम्मीद कर सकते हैं गुआर गम में। ओके, वंदना, टर्मरिक के ऊपर क्या कमेंट है आपका? टर्मरिक में आप किस तरह का ट्रेड रिकमेंड करेंगी? क्या आपको लगता है कि आज बाई करके चलना बेहतर रहेगा टर्मरिक में? मुझे लगता है कि टर्मरिक में मृत्युंजय थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है स्पॉट मार्केट में, क्योंकि पहले बहुत बेरिश सेंटिमेंट्स के साथ यहाँ पे ट्रेड हो रहा था, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं, लेकिन अगर करंट मार्केट प्राइस पे भी अगर हम खरीदते हैं तो 7600 का जो टारगेट है वो लेके यहाँ पे हम चल सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा भी एक्सपोर्ट डिमांड खासकर मिडिल ईस्ट से अगर आती है यहाँ पे, तो इस कमोडिटी में 200-300 तक का जो जंप है वो हम आते हुए देख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एडिबल ऑयल की। और एडिबल ऑयल पर एक महत्वपूर्ण खबर ये आई है, अभी सी ने ताज़ा अनुमान जारी किया है, जिसमें ये कहा है कि नवंबर के महीने में खाद्य तेल का इंपोर्ट 7% बढ़ा है। 7% की बढ़ोतरी हुई है अक्टूबर के मुकाबले नवंबर के महीने में। तो यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है इंपोर्ट में। अरविंद, क्या इंपैक्ट आप देख रहे हैं प्राइस के ऊपर? देखिए, ये जो मंथ ऑन मंथ का इंपोर्ट का आपने बात किया वो तो डेफिनेटली बढ़ के आया है, लेकिन कुल मिला के अगर पूरा साल भर का इंपोर्ट देखेंगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी पॉजिटिव साइड पे है। और इंपोर्टेड एडिबल ऑयल जो है इंडिया में है काफ़ी हद तक। और मुझे लगता है कि प्राइस पर्सपेक्टिव से अगर देखा गया तो वो नॉट ओनली इंडियन फ्रंट, वो ग्लोबल ट्रेंड को भी ध्यान देना जरूरी है। जैसे हमने देखा कि BMD मलेशियन पाम ऑयल हो गया, या सीबॉट सोया ऑयल जो है, या अर्जेंटीना FOB प्राइसेस जो है काफ़ी हद तक करेक्शन होते हुए देखने को मिल रहा है। और हमको लगता है कि सोया ऑयल हो या पाम ऑयल जो है थोड़ा बहुत और बेरिश टोन पे रहने का उम्मीद कर सकते हैं। अगर मैं प्राइस पर्सपेक्टिव से बताऊं, BMD पाम ऑयल जो है अभी करीबन 2440-2450 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है और 50-60 रिंगेट नीचे आने का उम्मीद कर सकते हैं। तो इंडियन मार्केट में सोयल फ्यूचर हो गया या MCX CPO फ्यूचर हो गया, दोनों थोड़ा सा मंदी में नजर आ रहा है। तो हमको लगता है यहाँ से और 5-7 रुपया नीचे जो है डाउन साइड आने का आप देख पा रहे हैं लगातार गुजरात चुनाव पर हम लगातार बड़ी कवरेज आप जी बिजनेस पर देख पा रहे हैं। गौतम अदानी इस वक्त वोट डालकर बाहर निकलते हुए मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, लगातार हम आपको बड़ी कवरेज दिखा रहे हैं। आज गुजरात की पल पल की खबर आप देख पा रहे हैं जी बिजनेस पर। और जब एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे आज, तो इस पर भी आप सबसे बड़ी कवरेज जी बिजनेस पर देख पाएंगे। लेकिन गुजरात में सर किस तरह का एक शासन होना चाहिए जो अब तक रहा है रिकॉर्ड? गुजरात पहले से विकास की राजनीति पे है और विकास का ये चलेगा आगे। सर, राहुल गांधी ने इस बार आपके जरिए बहुत सर आपको पर्सनल कमेंट नहीं करना। तो गौतम अदानी जी का ये साफ कहना है कि गुजरात में आगे भी विकास की राजनीति है वो हावी रहेगी। कैमरामैन योगेश ठक्कर के साथ केतन जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से लौटते हैं कमोडिटी मार्केट पर। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आज आप बाजार में कहां पर मुनाफा कमा सकते हैं। और यहां पर CPO में बिकवाली की कॉल है 560 के स्तर पर, टारगेट होगा 552 का। इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर CKED BB मेहता जुड़े हैं फोन लाइन पर। डॉक्टर मेहता, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और नवंबर के महीने में 7% की बढ़ोतरी हुई है एडिबल ऑयल के इंपोर्ट में। क्या जो बढ़ोतरी हुई है ये इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद आप ये मान रहे हैं कि कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है, या फिर आपको लगता है कि जो बढ़ोतरी हुई है वो कम हुई है, उसका इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है? एक तो पहले जो नोटिफिकेशन आया है 17 नवंबर को आया है। हाँ। इन नवंबर का जो डेटा है तो 15 दिन तो ऐसे निकल गए थे, और इसी इम्पैक्ट अभी लगेगी, आपके दिसंबर से थोड़ी इम्पैक्ट लगेगी, क्योंकि नोटिफिकेशन ही 17 नवंबर को आया था। और बाय द नहीं, लेकिन जो अगस्त में बढ़ोतरी हुई थी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। नहीं, अगस्त में तो काफी कम बढ़ोतरी हुई थी, इसकी इम्पैक्ट नहीं हुई है, पर डेफिनेटली इनकी थोड़ी इम्पैक्ट आएगी। पर मगर एक चीज समझ लीजिए कि भाई इंडिया को एडिबल ऑयल की शॉर्टेज है, 15 मिलियन की जरूरत है, वो इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस। ठीक है, इम्पोर्ट तो हाँ। चलता रहेगा, खाली थोड़ा
उनके वजह से एक चीज जरूर मैं बताना चाहूंगा कि भाई ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई उसके बाद में जो एमएसपी के नीचे सोयाबीन और मूंगफली था उसकी प्राइस काफी बढ़ी है, अबव द एमएसपी चली गई है। और किसान को काफी फायदा हुआ है। ठीक है, ठीक है। पूरा जो पर्पस था वही था और फायदा हुआ है जरूर। राइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेहता आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि क्या इम्पैक्ट आगे आने वाले समय में इंपोर्ट के ऊपर हो सकता है, इंपोर्ट ड्यूटी का। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। वंदना भारती, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? अमृति जी, मुझे चांदी में मूव लग रही है यहाँ पे अपसाइड 37,450 के करीब खरीदना चाहिए, 37,900 तक का टारगेट रखना चाहिए, स्टॉप लॉस रखना होगा यहाँ पे 37,250 का। ओके, आपकी रैपिड फायर कॉल अरविंद? आज के ट्रेडिंग सेशन में जैसे हमने बताया क्रूड ऑयल को थोड़ा मोमेंटम को देखते हुए सेल करेंगे, 3670 3675 के आसपास सेल करेंगे, 3610 3600 का टारगेट रखेंगे, स्टॉप लॉस जो है 3720 के ऊपर मेंटेन करेंगे। आपकी आखिरी कॉल वंदना? मुझे लग रहा है कि गोल्ड में भी एक मूव आनी चाहिए, हालांकि तो 28,400 के करीब अगर बाय करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 28,600 तक का प्राइस आ सकता है। स्टॉप लॉस क्रिएट करके चलना होगा 28,300 का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वंदना भारती आपका, और अरविंद आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके होने वाले हैं।